हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट। जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट बुक से कवर कर रहा हूँ। और अभी हमारा चैप्टर चल रहा है नाउन एंड द केस, यानी कि कारक। इस चैप्टर के ऊपर हम 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर देख सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में अभी तक हम कुल मिला के 29 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने 5 चैप्टर कवर किए हैं। और आज की वीडियो के साथ हम द केस चैप्टर के सभी रूल्स कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के बच्चे रूल्स, जिनको हम इस वीडियो में खत्म कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रूल नंबर 26, जिसमें बताया गया है कि अगर दो कंटिन्यू नाउन का प्रयोग होता है, अगर दो कंटिन्यू नाउन्स का प्रयोग होता है, किसी सेंटेंस के अंदर दो लगातार नाउन आ जाते हैं, तो दोनों के साथ हम अपस्ट्रोफ का यूज नहीं करेंगे। एक के साथ हम अपस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे और एक के साथ हम यूज करेंगे ऑफ का। कैसे? जैसे हिंदी में क्या बोला जाता है, विनोद की पत्नी के माता पिता, विनोद की पत्नी के माता पिता। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे विनोद्स वाइफ्स पेरेंट्स, इस तरह से हम इसको नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? द पेरेंट्स ऑफ विनोद्स वाइफ, विनोद की पत्नी के माता पिता, द पेरेंट्स ऑफ विनोद्स वाइफ। वैसे ही मीना के पति का जीवन, तो इसको कैसे लिखेंगे? द लाइफ ऑफ मीनाज हस्बैंड। आप समझ गए होंगे। अगर दो नाउन कंटिन्यूअस आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर मीना और हस्बैंड है, तो इनमें से हम क्या करेंगे, इनके इसमें एक अपस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे, एक ऑफ का यूज करेंगे, ना कि दोनों बार हम अपस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 27, जिसमें बताया गया अगर आपको सेंटेंस के अंदर कोई फ्रेजेज मिलता है जो कि कंपाउंड नाउन की तरह कार्य करता है, अगर आपको किसी सेंटेंस के अंदर फ्रेजेज मिल जाते हैं, शब्द समूह मिल जाते हैं, और वो कंपाउंड नाउन की तरह कार्य करते हैं, उनका मीनिंग जो है कंपाउंड नाउन की तरह आता है, तो उसमें भी हम अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ना ही हम खाली अपस्ट्रोफ का यूज करेंगे और ना ही हम अपस्ट्रोफ एस के साथ यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू एड्रेस द पीपल, और इसका अल्टरनेट है द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू एड्रेस द पीपल ऑफ इंडिया। तो द प्राइम मिनिस्टर, तो इसमें हम अपस्ट्रोफ का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यह फ्रेज है, इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे द प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही द गांधी मैदान इज ए पब्लिक प्लेस, या फिर गांधी मैदान इज ए पब्लिक प्लेस, तो कौन सा सही होगा? सेकंड। उसी प्रकार से द गवर्नमेंट्स ऑफ बिहार हैज ट्राइड टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम, द गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज ट्राइड टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम। तो गवर्नमेंट्स ऑफ बिहार, तो यहाँ पे तो वैसे ये एक अलग टाइप का दिखाई देता है, तो आपको इस तरह से दूराभास दिखता है तो आप उसको डायरेक्ट गलत कर सकते हैं। करेक्ट क्या रहेगा? द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 28, जिसमें बताया गया है यदि किसी नाउन के साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज कौन से होते हैं? जो कि किसी नाउन से पहले हम पोजिशन का यूज करते हैं, पोजिशन का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल। अगर किसी सेंटेंस के अंदर आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज मिल जाता है, तो उससे पहले जो नाउन का प्रयोग किया है, उसके साथ हम अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आई हैव सीन द मैन्स कार विद द गन, इसको करेक्ट क्या लिखेंगे? आई हैव सीन द कार ऑफ द मैन। इसको मैन्स कार नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? द कार ऑफ द मैन, क्योंकि इसके बाद किसका यूज हुआ? विद ए गन, यानी नाउन के साथ प्रीपोजिशनल का प्रयोग हुआ है, तो विद ए गन क्या हो गया? प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो इससे पहले हम क्या लिखेंगे? द कार ऑफ द मैन, मैन्स कार नहीं लिखेंगे। ही अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ वुमन्स स्माइल विद ए ब्लैक जींस, और सेकंड है ही अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ द स्माइल ऑफ द वुमन विद ए ब्लैक जींस। विद ए ब्लैक जींस, ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है, यानी नाउन के साथ, नाउन से पहले प्रीपोजिशन का यूज किया है, तो इससे पहले हम जो नाउन है उसके साथ अपस्ट्रोफ नहीं लगाएंगे, बल्कि स्माइल ऑफ द वुमन हम यूज करेंगे, स्माइल ऑफ द वुमन। द बॉयज रन अबाउट ए मैन्स डायरेक्शन विद ए विसल, द बॉयज रन अबाउट द डायरेक्शंस ऑफ ए मैन विद ए विसल। तो विद ए विसल क्या हो गया? प्रीपोजिशन के साथ नाउन, तो इससे पहले जो नाउन है उसके साथ हम अपस्ट्रोफ एस नहीं लगाएंगे, बल्कि इसको ऑफ के साथ यूज करेंगे, द डायरेक्शंस ऑफ ए मैन। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आता है रूल नंबर 29, जिसमें बताया गया है यदि किसी नाउन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब का प्रयोग होता है तो उस रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब से पहले प्रयुक्त नाउन के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, ना कि अपॉस्ट्रोफ एस का। अभी तक इस वीडियो में हमने 26 से लेकर 29 तक जितने भी रूल्स पढ़े हैं उन सब में अपॉस्ट्रोफ का यूज नहीं हुआ है, बल्कि ऑफ का यूज हुआ है। उसी प्रकार से इसमें भी आपको अगर रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब मिलता है, रिलेटिव प्रोनाउन एडवर्ब क्या होता है, जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के लिए यूज करते हैं, जैसे whom, whom, who, that, this, those। इस प्रकार से अगर आपको मिलता है तो उस नाउन से पहले हम अपॉस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल समझते हैं, आई टुक द एडवाइस ऑफ ए पीपल, आई मेट ऑन द ट्रेन एंड हायर्ड ए कार। तो whom का जो प्रयोग हुआ है उससे पहले क्या आया, द एडवाइस ऑफ ए कपल, ये करेक्ट होगा। बल्कि कपल एडवाइस भी ठीक है, एडवाइस ऑफ द कपल भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे whom का प्रयोग हुआ जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे कंडीशन बोलती है कि आप यूज ऑफ का यूज करेंगे, ना कि अपॉस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। उसी प्रकार से ही हैड रीड द प्लेज ऑफ शेक्सपियर हु इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश। तो हु का प्रयोग हुआ है तो इससे पहले हम प्लेज ऑफ द शेक्सपियर लिखेंगे, ना कि शेक्सपियर्स प्लेज लिखेंगे। यानी ऑफ का यूज कर सकते हैं, अपॉस्ट्रोफ एस का यूज नहीं कर सकते। किससे पहले, रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब से पहले। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है रूल नंबर 30, जिसमें बताया गया है यदि किसी नाउन के बाद नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हो तो नाउन इन अपोजिशन में प्रयुक्त नाउन जो होगा उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो का पहला रूल आता है जिसमें हम अपॉस्ट्रोफ एस का यूज कर सकते हैं। किस प्रकार से, अगर नाउन इन अपोजिशन है, नाउन इन अपोजिशन ये मैं पहले बता चुका क्या होता है। जैसे हिज फ्रेंड है और फिर मुरारी है, यानी कि हिज फ्रेंड किसी के दोस्त के बारे में बताया और फिर उसका नाम भी बताया, तो इसको बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। तो नाउन इन अपोजिशन में जो नाम प्रयुक्त हुआ है उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे त्रिपुरारी मैरिड हिज फ्रेंड मुरारी सिस्टर, यानी त्रिपुरारी ने अपने मित्र मुरारी की सिस्टर के साथ शादी की। तो हिज फ्रेंड वो भी इसमें लिखा गया और साथ में उसका नाम भी मुरारीज सिस्टर। त्रिपुरारी मैरिड हिज फ्रेंड्स मुरारीज सिस्टर, इस तरह से हम नहीं लिखेंगे। दो बार हम इस तरह से डबल एस अपॉस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करेंगे। वैसे ही है वीना लव्स अजय हर ब्रदर्स फ्रेंड, वीना लव्स अजय हर ब्रदर्स फ्रेंड। तो समझ गए होंगे, अजय और हर ब्रदर्स ये क्या हो गए, नाउन इन अपोजिशन। तो इसमें हर ब्रदर्स के साथ अपॉस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे, ना कि अजय के साथ। रूल नंबर 31, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति के नाम के साथ अपॉस्ट्रोफ एस का यूज करने से उस व्यक्ति के घर या हाउस का बोध होता है, पता चलता है। समझिए, अगर हमने किसी व्यक्ति का नाम ऑब्जेक्ट में लिखा है, और उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफ एस लगा के फिर फुल स्टॉप लगा देते हैं, इससे उसके हाउस का, होम का होने का पता चलता है। उसमें हाउस नहीं लिखा जाता, बल्कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि उस व्यक्ति के हाउस की बात हुई है। जैसे वी हैड लंच एट रमन्स या वी हैड लंच एट रमन, ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बनता कि हमने रमन पर लंच किया, ये तो कुछ मतलब नहीं है। लेकिन अपॉस्ट्रोफ एस के लगाने से पॉजेसिव बन जाता है, यानी यहाँ पे रमन्स के किसी वस्तु के बारे में बात हुई है। किस वस्तु के बारे में, वो हमें पता चलता है लंच के बारे में। वी हैड लंच एट रमन्स, यानी कि हमने रमन्स के घर पे लंच किया। ही मेट मी एट शुभम्स, वो मुझसे शुभम के घर पे मिला। ही मेट मी एट शुभम, ये कोई सेंटेंस नहीं होगा, बल्कि अपॉस्ट्रोफ एस के साथ ये एक सेंटेंस बन जाता है और एक हाउस के बारे में ये डिनोट करता है। वही यहाँ पर बताया है, उपरोक्त वाक्य में रमन्स और शुभम्स का मीनिंग रहता है रमन्स हाउस, शुभम्स हाउस। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 32। ये क्या बोलता है, जब आपको किसी सेंटेंस के अंदर कलेक्टिव नाउन मिल जाता है, कलेक्टिव नाउन यानी समूह शब्द मिल जाते हैं, तो उसमें हम अपॉस्ट्रोफ एस का या फिर ऑफ, दोनों का, अपॉस्ट्रोफ एस का भी यूज कर सकते हैं और किसका यूज कर सकते हैं, ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, और उसको पॉजेसिव बना सकते हैं। जैसे द क्राउड क्या कलेक्टिव नाउन, तो इसके साथ अपॉस्ट्रोफ एस भी लगा सकते हैं। द क्राउड्स रिएक्शन या फिर द रिएक्शन ऑफ द क्राउड, यानी हमने इसमें अपॉस्ट्रोफ एस का भी यूज किया और ऑफ का भी यूज किया। उसी प्रकार से द गवर्नमेंट्स डिसीजन, या फिर लिख सकते हैं द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 33, जिसमें क्या बताया गया है, अगर आपको किसी सब्जेक्ट के अंदर, अगर आपको किसी सेंटेंस के अंदर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या फिर नॉन लिविंग थिंग्स मिल जाती है। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है,
जैसे कि निर्जीव वस्तुएं जैसे प्लान, रिपोर्ट, यूनिवर्सिटी बुक। और जो किससे जुड़ी हुई है, ह्यूमन एक्टिविटी से यानी मानवीय क्रियाकलाप से। मानव ही प्लान करता है, रिपोर्ट बनाता है, तो इस प्रकार से ये ह्यूमन एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। तो इसके साथ हम अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं और साथ के साथ हम ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं और ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द प्लान सक्सेस या द सक्सेस ऑफ द प्लान, दोनों का यूज हुआ है। द रिपोर्ट्स कंक्लूजन या कंक्लूजन ऑफ द रिपोर्ट। द यूनिवर्सिटीज वाइस चांसलर, द वाइस चांसलर्स ऑफ द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। द बुक्स पब्लिशर, द पब्लिशर ऑफ द बुक। इस प्रकार से हम इनको यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों आ जाता है रोल नंबर 34। अब ये क्या बोलता है, विंटर और समर, इनके साथ हम अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग करके इनको क्या बना सकते हैं, पॉजेसिव। विंटर और समर जो कि ऋतुओं के नाम होते हैं, उनके साथ हम अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं। ये विंटर्स डे, समर्स डे। इस प्रकार से ऊपर जो दो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ए विंटर डे या ए समर डे, या फिर इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, विंटर्स डे, ए समर्स डे, जैसे कि ऊपर बताया है। तो इनको हम अपस्ट्रोफ एस के बिना भी यूज कर सकते हैं, ये इसमें बताया है। स्प्रिंग और ऑटम के साथ हम अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग करके पॉजेसिव नहीं बनाते। अब ये चार ऋतुएं हैं, चार ऋतुएं हैं, विंटर, समर, स्प्रिंग और ऑटम। तो ये चार ऋतुएं एक साल के अंदर आती है। विंटर समर के साथ हम अपस्ट्रोफ एस का यूज कर सकते हैं, गर्मी सर्दी के साथ। लेकिन बरसात, स्प्रिंग बरसात के साथ, ऑटम पतझड़ के साथ हम अपस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब स्प्रिंग और ऑटम का प्रयोग पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट यानी मानवीकृत वस्तुओं के रूप में इनका प्रयोग होता है, तब इनके साथ हम लगा सकते हैं अपस्ट्रोफ एस। जैसे ऑटम्स रिटर्न, यानी हम पतझड़ की ऋतु में कोई रिपोर्ट देते हैं, तो एक रिपोर्ट हुई, रिटर्न को क्या बोला जाता है यहाँ पे, रिपोर्ट। यानी एक मंथली रिपोर्ट, मंथली रिकॉर्ड आप कहीं पे देते हैं, उसको रिटर्न बोला जाता है। और ये किस महीने में, ऑटम, ये ऑटम के महीने में है। तो ये मानवीय करती यानी पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट के रूप में ऑटम का यूज हुआ है, ना कि एक ऋतु के रूप में। तब हम इसके साथ अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। रोल नंबर 35, इसमें क्या बताया गया है, अगर एनिमल और बर्ड्स का नाम आपको कहीं पे मिल जाता है तो उसके साथ हम अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी सेंटेंस के अंदर एनिमल और बर्ड्स का नाम आपको मिल जाता है तो उसको हम अपस्ट्रोफ कैसे यूज करके पॉजेसिव बना सकते हैं। जैसे ए कैट्स टेल, ए हॉर्स हेड, ए बर्ड्स फीदर। ये क्या सिंगुलर फॉर्म में। अगर यही प्लूरल फॉर्म में है तब हम डायरेक्ट अपस्ट्रोफ का यूज करेंगे। मैं पहले बता चुका हूं, केस के अंदर जो है, कारक के अंदर जो है, अगर किसी शब्द को हमें क्या बनाना है, पॉजेसिव, तो हम क्या करेंगे, अगर वो शब्द, वो वर्ड क्या हो, सिंगुलर हो, तब हम लगाएंगे अपस्ट्रोफ एस। अगर वही वर्ड या फिर शब्द प्लूरल हो, बहुवचन हो, तब हम अपस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करेंगे, खाली अपस्ट्रोफ का यूज करेंगे। तो वही यहाँ पर बताया, अगर प्लूरल है तब कैसे बनेगा, डॉग्स केनल्स, बर्ड्स नेस्ट। नेक्स्ट आ जाता है रोल नंबर 36। इसमें क्या बताया गया है, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स के नाम के साथ अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग करके उनको पॉजेसिव बना सकते हैं। डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो कि किसी व्यक्ति के लिए एक इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है, वस्तु होती है, चीजें होती है। जैसे द कोट्स, द मून, द अर्थ, द सन, नेचर, द सोल, ये सब क्या है, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट है, उत्कृष्ट, एक अनोखी चीजें हैं। द कोट्स डिक्री, द मून्स क्रेसेंट, द अर्थ क्रिएचर, द सन्स रेज, नेचर्स वर्क, द सोल डिलाइट। तो ये सब क्या डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट है, उनके साथ हम डायरेक्ट अपस्ट्रोफ एस का यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से और भी एग्जांपल दिया, हेवंस विल ट्रूथ ट्राइम्फ, द ओशियंस रोयर, द रिवर्स बैंक, नेचर्स ब्यूटी, द लार्ज डिलेज, द माइंड्स आई, ड्यूटीज कॉल, द कंट्रीज गुड। समझ गए होंगे। आगे देखते हैं रोल नंबर 37, जो कि इस चैप्टर का लास्ट रूल है। इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। कुछ ऐसे फैमिलियर एडियम्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, जिनके साथ हम अपस्ट्रोफ एस का या फिर खाली अपस्ट्रोफ का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको कुछ इडियम्स फ्रेजेस मिलेंगे, यानी लोकते या फिर मुहावरे मिलेंगे, जिनमें कुछ वर्ड्स के साथ हम अपस्ट्रोफ एस का यूज कर सकते हैं या फिर खाली अपस्ट्रोफ का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में बताया करेक्ट सेंटेंस और राइट साइड में बताया रॉन्ग सेंटेंस। तो राइट और रॉन्ग दोनों में आप कंपेयर करिए और याद करने की कोशिश करिए। जैसे एट वंस वेट्स एंड्स, एट वंस वेट्स एंड, एट वंस वेट्स एंड।
तो इस प्रकार से यूज नहीं होंगे, इस प्रकार से यूज होंगे। तो ये आपको रटने होंगे, याद करने होंगे, तभी आप इनको याद रख सकते हैं। इनका कोई लॉजिक नहीं है। आउट ऑफ हार्म्स वे, एट वंस फिंगर्स एंड्स, टू वंस हार्ट कंटेंट, ए स्टोन्स थ्रो, द ट्रेन्स अराइवल, द ट्रेन्स डिपार्चर, द बोट्स क्रू, द शिप्स पैसेंजर, एट आर्म्स लेंथ, टू वंस जर्नीज एंड, द कार्स डिजाइन, द कंप्यूटर्स बिहेवियर, द शिप्स बेल। तो दोस्तों ये ऐसे इडियम्स या फ्रेजेज हैं जिनको आपको रट के याद रखने पड़ेंगे। इनका की और कोई ट्रिक नहीं है याद रखने की। एक दो बार इनको पढ़िए तो कम से कम आपको ये याद रह सकते हैं। आगे बताया है प्लेन्स, ट्रेन्स, कार्स या कोई व्हीकल हो उसके साथ हम अपस्ट्रोफ एस या फिर खाली ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। प्लेन, ट्रेन, कार या कोई भी व्हीकल हो उसके साथ हम अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं, ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, उनको पॉजेसिव बना सकते हैं। और ज्यादातर किसका यूज किया जाता है? अपस्ट्रोफ एस का। तो यहाँ पे देखिए एक ग्लाइडर्स विंग्स, द विंग्स ऑफ ग्लाइडर, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? एक ग्लाइडर्स विंग। बाकी दोनों सेंटेंस करेक्ट है। वैसे ही द ट्रेन्स हीटिंग सिस्टम, द हीटिंग सिस्टम ऑफ द ट्रेन, तो ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं और अपस्ट्रोफ एस का। जैसे ऊपर बताया अपस्ट्रोफ का यूज जो है ज्यादा प्रचलन में है, इसलिए अपस्ट्रोफ एस के साथ ज्यादा यूज किया जाता है। बाकी दोनों करेक्ट है। सीप और बोट्स के साथ अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग करके पॉजेसिव बनाया जाता है। जैसे कि द शिप्स बेल, द याचर्स मास्ट। तो कुल मिला के यहाँ पे यातायात के साधन दिए गए हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स दिए गए हैं जिनके साथ हम अपस्ट्रोफ एस का भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने नाउन एट द केस के चैप्टर को पूरी तरह से कवर कर लिया है, जिसमें हमने हर लाइन को कवर किया है और हर रूल को अच्छे समझाने की कोशिश की है। होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी डाउट है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर आपको अच्छी लगती है, आपकी समझ में आती है, तो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों मेरा चैनल है जीके एजुकेट चैनल, जो कि कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से बनाया है। जो बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो इस चैनल से जुड़कर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको एडवाइस मैं करना चाहूँगा, आप जीके से रिलेटेड कोई भी बुक ले सकते हैं, चाहे वो लुसेंट बुक हो, चाहे वो अरिहंत बुक हो, या फिर कोई भी बुक हो, किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो। ये स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके को आप किसी बुक से रेफर कर सकते हैं। किसी बुक को आप एक बार अच्छी तरह पढ़िए, उसके बाद सेकंड टाइम में उसके कंटेंट को कोरिलेट करने की कोशिश करिए, तभी आपको ये याद हो सकते हैं। दोस्तों मेरी मैथ की भी सीरीज चल रही है जिसको मैं RS अग्रवाल मैथ से कवर कर रहा हूँ। उसमें आपको जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उस सब एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन मेरी मैथ की सीरीज में मिल जाएंगे। अगर आप मैथ की भी तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल से जुड़कर मैथ सीरीज से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा द प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।